इस जलसे के लिए हमने दरख्वास्त दी हुई थी। 4 रिट पिटीशनें फाइल हो चुकी थी। 4 महीने के बाद एक एनओसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन से मिली थी। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। जो डिसीजन करती है एडमिनिस्ट्रेशन वो रिपोर्ट्स की बेसिस पे होता है, उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे होता है, उसका डेटा वो इकट्ठा करते हैं और फिर ये सारे डिसीजंस होते हैं। A very warm welcome to Newsline। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, बजट में लिए गए हुकूमत के माशी फैसलों के असरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यूटिलिटी बिल्स हों या तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाना आम आदमी पर बोझ इतना बढ़ गया है कि उसके लिए 2 वक्त का निवाला भी मुश्किल हो गया है। लोग बच्चों की फीसें दें, घरों के किराए या गैस बिजली के बिल। सूरत हाल इतनी मुश्किल हो गई है, लेकिन हुक्मरानों का हाल देखकर लगता है कि उनको इन सब हालात से जैसे कोई सरोकार ही नहीं है। हुकूमत को तो बस अपने इक़्तिदार के लिए इत्तेहादियों और MNA MPs को खुश रखने में दिलचस्पी नजर आ रही है, या फिर अपनी मुखालिफ सियासी जमात को कैसे दबाना है, सिर्फ उनकी तवानाइयां जो हैं वो इस पर सर्फ हो रही हैं। PTI का जलसा हो या ना हो, आम आदमी का मसला नहीं है। अलबत्ता हुकूमत की सियासी बका के लिए शायद ये बहुत बड़ा मसला हो। कम से कम हुकूमती बातों से और जो उनका जो बर्ताव है उससे तो यही महसूस होता है। तो फिर इस सूरत हाल पर यह सवाल बनता है कि जो हुकूमत खुद सियासी गैर यकीनी को हवा दे रही हो और लोगों की मुश्किलात का हल करने के बजाय सियासी मार धाड़ में मसरूफ हो, वो कैसे मुल्क में ऐसा इस्तेकाम ला सकती है जिससे माशी बेहतरी आ सके। ऐसे में अपोजिशन हो या ना हो, हुकूमत और अवाम में खलीज काफी दिनों से जो है वो काफी देर से हम देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है और खुद हुकूमत इसको जो है वो बढ़ावा दे रही है। होने क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में उज़मा कारदार साहिबा मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और कुछ ही देर में हमें सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट नसरुल्लाह मलिक साहब भी जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो एक महंगाई का तूफान जो है वो बरपा हुआ है, तो उससे पहले अगर थोड़ी देर आपको पीछे ले जाएं, फरवरी से पहले, इलेक्शन से थोड़ी देर पहले, जनवरी का अगर टाइम देखें, दिसंबर जनवरी जो इलेक्शन कैंपेन का टाइम था, उस पे हमारे हुक्मरान जो हैं वो क्या कहा करते थे। प्रोड्यूसर जरा वो सुनवा, याद ताज़ा करते हैं जरा। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए, कभी ऐसा हुआ? ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा। जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। उज़मा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। दावे वादे तो बहुत ज़्यादा जो है वो किए गए। हाल इस वक्त ये है कि जो 100 यूनिट वाला भी जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर था उसके लिए भी बिजली के निर्खों में 51% इजाफा हो गया। तो ये जो चीज़ थी कि आप जाएंगे और पता चलेगा हुकूमत पंजाब ने आपका बिल अदा कर दिया है, वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं कि ये कब होगा और कैसे होगा, मरियम साहिबा का वादा कब वफा होगा। चीफ मिनिस्टर तो उनको बना दिया है अवाम ने। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपकी चीफ मिनिस्टर जो पंजाब की हैं वो आपके दरमियान में हैं और उनको बिल्कुल सही पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ने से क्या तूफान टूटा है लोगों के ऊपर। और कल उन्होंने पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी 200 यूनिट के जो सार्फिन हैं उनको फ्री सोलर सिस्टम दिया जाएगा और जो 200 और 500 के दरमियान यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनको सूद फ्री कर्जा दिया जाएगा सोलर पैनल खरीदने के लिए। और उस कर्जे में 75% जो है वो हुकूमत देगी और सिर्फ 25% जो है वो सार्फिन। तो वो आपके साथ हैं, आपके तकलीफ में वो शरीक हैं और सबसे पहला जो कदम उठाया है लोगों को थोड़ी सी आसानी पहुंचाने में वो पंजाब हुकूमत है। और आपको पता है कि ये बड़ी क्यों हैं कीमतें, क्योंकि ये सबसे पहली जो शर्त IMF की है वो यही होती है कि आपने गैस और बिजली पे सब्सिडी ख़त्म करनी है। हम इस वक्त जो बिजली दे रहे हैं लोगों को वो कीमत ख़रीद से कम है,
سبسڈائزڈ ہے اور IMF یہی کہتا ہے کہ یہ سبسڈی آپ ختم کر دیں. تو یہ بہت مشکل فیصلہ ہے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ کرنا پڑ رہا ہے. کون سی سیاسی پارٹی ہے جو کہ چاہے گی کہ اپنا ووٹ بینک خراب کرے یا ڈسٹرب کرے, جب تک کہ بہت کوئی مجبوری نہ ہو. اور یہی وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم کو بجلی کی تھوڑی قیمت بڑھانی پڑی. ایک تو یہ کہ جب آپ لوگ IMF کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈالتے ہیں نا تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ آپ کو جب آپ یہ الیکشن کیمپین میں گئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا, اور آپ یہ جانتے تھے کہ یہ مشکل فیصلے جو ہیں بجلی ہو گیس ہو یہ کرنا پڑے گا. تو پھر تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ آپ نے صرف ووٹ لینے کے لیے جو ہے یہ دعوے کیے تھے. اب آپ بات کر دی ہیں 200, میں اسی پہ آ رہی ہوں 200 یونٹ بجلی فری. آپ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ فری ملے گی, اب آپ اس کو آپ کہہ رہے ہیں سولر پینل جو ہے اپ ٹو 200 یونٹس والے کو فری ملے گا. مجھے ذرا یہ بتائیے, آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں سولر پینل کیسے کام کرتا ہے. شمسی توانائی سے نا, سورج ہوگا تو کرے گا, تو سردیوں میں کیا کریں گے, جب نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو پھر یہ جو 51% اپلائی کرے گا نا, یہ نہیں دیکھیں ہمارے ملک میں جو شمسی توانائی ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی, چاہے وہ ونٹر ہو چاہے وہ سمر ہو. آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں بھی ہماری ایک مہینے کی ٹھنڈ ہوتی ہے. بس گھر میں سولر لگوایا ہوا ہے, آپ کو اندازہ ہے جس وقت بالکل اندازہ ہے سردیاں آتی ہیں تو سورج نہیں ہوتا. چاہے آپ کے لیے آپ ایک مہینہ کہہ رہی ہیں, ایک مہینہ نہیں ہوتا. فوگ کا جو ٹائم ہوتا ہے, میں گزارش سن لیجیے, زیادہ نہیں ہوتا. مجھے لاہور میں رہتے ہوئے 30 سال ہو گئے. گزارش سن لیجیے, پوری بات سن لیں. فوگ کا مہینہ ہو یا سموگ کا مہینہ ہو, اس ٹائم پہ فوگ اور سموگ اب تو نومبر سے شروع ہو جاتی ہے, ایک مہینہ نہیں چلتی. سموگ تو آپ کی چلتی رہتی ہے. ابھی سے آپ لوگوں نے وہ لگانے شروع کر دی ہیں بینرز, بیکاز یو نو کہ سموگ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بننا شروع ہو جائے گی. جب سموگ ہوتی ہے, سردیاں ہوتی ہیں, ساتھ فوگ آئی ہوتی ہے, 2-3 مہینے آپ کے اس طرح گزرتے ہیں. مے بی فار یو اینڈ آئی اس طرح اتنی بڑی چیز نہ ہو. جس نے 51% وہ انکریز بل دینا ہے وہ تو دے گا نا, اس سے شمسی توانائی تو نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جی حکومت پنجاب نے آپ کا بل دے دیا ہے, doesn't make any sense. نہیں ڈاکٹر ماریہ دیکھیں, ایسے یہ زیادتی نہ کریں. آپ کے مہینے میں 12, اگر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, اگر آپ کو اس میں 9 یا 10 مہینے ریلیف ملتا ہے اور 1-2 مہینے تھوڑی سی مشکل آپ کو کاٹنی پڑتی ہے, تو پھر ان کو 10 مہینوں کو تو آپ نہ بھولیں نا, جس میں آپ کہاں وعدہ کر رہے تھے کہ آپ کا 0 بل ہو جائے گا, اور کہاں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں 2-3 مہینے اگر آپ کو جو ہے کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اتنے پاؤں پھیلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وعدے نہیں کرنے چاہیے. نہیں وعدے دیکھیں, ہم نے ہمارا سب سے بڑا پلان ہے 829 بلین کا, اور وہ کیش کور کے ساتھ ہے. یہ اس میں سے گنجائش نکال کے تو یہ بجلی کے لیے ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں, اور اس سے کوئی نہ کوئی آپ کا ہیلتھ کا منصوبہ افیکٹ ہوگا یا آپ کا ایجوکیشن کا منصوبہ افیکٹ ہوگا, لیکن ڈزنٹ میٹر. چیف منسٹر جو ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کو ادراک ہے, ان کو احساس ہے کہ لوگ کتنی تکلیف میں. صرف یہ بتا دیجیے, unprotected consumers جو protected consumers جو ہیں, جو 100 یونٹ 200 یونٹ والے ہیں, وہ کتنے ہیں؟ کافی بڑی تعداد. یہ تو دیکھیں نا, یہ آپ سروے کریں گے تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا, بہت سارے ایسے لوگ. اور پھر ابھی دیکھیں آپ اس سے آگے بھی چلیں نا, آپ اس سے آگے بھی چلیں کہ 500 تک, اس میں بھی تو چلیں. گزارش سنیں, 15.5 ملین آپ کے کنزیومرز ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا آگے جو ہے یہ کس طرح چلے گا, اس کا کیا, کس طرح اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے, کیا ان سارے 15.5 ملین کو آپ جو ہے وہ سولر پینلز دیں گے, سب کو ملے گا؟ بالکل دیں گے, جو اپلائی کرے گا سب کو ملیں گے. 15.5 اگر اپلائی کریں گے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح 3 کا پیکج ہم نے یوز کیا تھا, جس میں رمضان میں ریلیف پیکیجز سب کو پہنچائے تھے 65 لاکھ گھروں کو, اسی طرح جتنے صارفین ہیں جو کہ 200 یونٹ تک کرتے ہیں ان سب کو یہ ملیں گے. چلیں ٹھیک ہے. پورے ملک میں اس وقت جو ہے 15.5 ملین کا ہے. پورے ملک کی ہم بات نہیں کر رہے, یہ میں پنجاب حکومت اسی پہ آ رہی ہوں, 15.5 ملین جو ہیں وہ پورے ملک میں ہیں. لیٹس سی کہ پنجاب کے حصے میں کتنا, کیونکہ زیادہ کنزیومر تو پنجاب میں ہیں. 10 آپ کہہ لیں, 10 پنجاب میں ہوں گے. لیٹس سی کہ آپ کتنا جو ہے ہاؤ ٹرو یو آر ٹو یور ورڈ, لیٹس سی ہوگی کہ ان کو ریلیف. چلیں لیٹس سی, کیونکہ
हुकूमत के अपने जो खर्चे हैं वो तो कम नहीं हो रहे हैं, अलबत्ता अवाम पे जो है वो बिलों की सूरत में हो, टैक्स। पंजाब की काबीना टोटल 18 वजीर हैं आपके, और हर एक को दो दो। उस्मा साहिबा, फेडरल की गवर्नमेंट आपकी नहीं है, फेडरल की गवर्नमेंट आपकी नहीं है। देखिए फेडरल गवर्नमेंट के, मैंने आपको बताया कि फेडरल गवर्नमेंट के वजीर जो कैबिनेट है वो तनख्वाह भी नहीं ले रही है, कोई मुराद नहीं ले रही, कोई तनख्वाह नहीं ले रही। तनख्वाहें बड़ी हैं, वो क्या है? वजीरों की बात ना करें ना, बाकी भी तो है ना सारे। बाकी में तो फिर आपके ऑपोजिशन भी बैठे हुए हैं। तनख्वाहें बढ़ाने का जो है वो किसने तजवीज की है? आपकी एलाइड पार्टी से आई है और आपने फौरन उस पे जो है यक जुम्बिश कलम आपने जो है इस पे एग्रीमेंट कर दिया। लेकिन जो मैं सुन रही थी किसी को, मैं सुन रही थी कई, मैं देखे वहाँ पे कई मिडिल क्लास के लोग भी हैं, वहाँ पे सिर्फ जागीरदार नहीं बैठे, गाड़ियाँ अभी और वो मिल रही हैं, वो क्या है? जी, गाड़ियाँ ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिलनी चाहिए, ना दें, बिल्कुल ना दें। मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। वो तो अपनी इंफरादी कैपेसिटी में आप अगर ये बात कर सकते हैं, बट ये फिर करना चाहिए। जरूरत नहीं है तो फिर ना दें। एमएनएस को जो उनके डेवलपमेंट फंड्स हैं वो भी ना दें, जहाँ 75 अरब का आपने जो है वो उनको डेवलपमेंट फंड्स दे रहे हैं। डेवलपमेंट फंड्स पे टैक्सेस भी उतने लगा रहे हैं। डेवलपमेंट फंड्स जो हैं उसके सारे प्रोजेक्ट्स P&D में सारे फाइनलाइज होते हैं और फिर बाकायदा ऑडिटिंग होती है, और पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी मॉनिटरिंग में ये सारे मंसूबे बनाती है। अवाम पे जो है वो टैक्सेस जो है सैलरीड क्लास पे वो 75 अरब के लग रहे हैं, और गालिबन आप लोगों के डेवलपमेंट फंड्स भी जो हैं वो उतने ही हैं, लेकिन वो कम नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा कम नहीं हो सकता। अवाम के प्रोजेक्ट्स में लगने हैं ना डॉक्टर मारिया, वो मेरे आपके लिए तो नहीं है ना। मेरे आपके लिए हम भी अवामी हैं वैसे। मैं जरा नईम पंचोता साहब की तरफ चलती हूँ, मैं जरा नईम पंचोता साहब की तरफ चलती हूँ। नईम पंचोता साहब, ये बताइए कि आपसे एज यू नो अ वाइब्रेंट ऑपोजिशन एक्सपेक्टेशन ये है कि जहां बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ रहे हैं, अवाम की ज़िंदगी जो है वो जीरन हो रही है, आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उसके लिए भी तो आवाज़ जो है वो उठाएं। अगर आप ये बात करते हैं जलसों की या भूख हड़ताल की जो भी है, तो आपका लगता है कि इट्स जस्ट लिमिटेड टू योर ओन पार्टी, आपके चेयरमैन तक जो है वो लिमिटेड है? अवाम की बात आप जरूर करते हैं, लेकिन अमलन जहां आप अवाम को मोबिलाइज कर सकते हैं, जिस चीज़ पे कर सकते हैं, वहां पे आपके एजेंडे में वो शामिल नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मौका दिया, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने बात की कि आपका जो एजेंडा है या आप मोबिलाइज नहीं करते या आप आवाम के बारे में बात नहीं करते, तो आपको बड़ा क्लियर मैं बताऊं कि जो आज हमारा जलसा था इस्लामाबाद के अंदर होना, जो कि इस अपॉइंटेड हुकूमत जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है इस वक्त, उन्होंने जिस तरह से NOC जो है वो कैंसिल की, उसके अंदर जो जलसे के अंदर हमारे दो ही काज थे कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और जो मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान बर्पा किया गया है उसके लिए ये एक जलसा जो है मुनक्किद किया गया था, और उसमें ये दो एजेंडे थे। तो ये बात तो क्लियर होगी कि हमने ये जलसा जो है उसके अंदर दो काज रखे हुए थे। सेकंड बात ये है जो यहाँ पर बात हो रही है कि जनाब सोलर सिस्टम जो है वो ला कर और आवाम जो है वो उनको रिलीफ दिया जाएगा। सबसे पहले आवाम जो है वो इन पे एतमाद नहीं करती, इसी वजह से उन्होंने 8 फरवरी को उनको वोट नहीं दिया। यही वजह है कि क्या वो सोलर सिस्टम जो ये लगाने के लिए एक दावेदार बने फिरते हैं और कहते हैं जी कि हम आवाम को ये रिलीफ देंगे, क्या वो अपनी मनमर्जी से इनके MPs MNAs जिन लोगों को मुंतखब करेंगे उनको देंगे? उसका सिस्टम क्या होगा? उसका सिस्टम बिल्कुल फेयर नहीं होगा, क्योंकि इनका सिस्टम हमेशा से फेयर नहीं रहा, इसी वजह से लोग इन्हें रिजेक्ट करते हैं। सेकंड बात यह है कि वो जो सोलर सिस्टम की बात की जा रही है, क्या वो जो लगाया जाएगा उससे रात को भी जो है वो फैन चलेंगे, बिजली चलेगी? नहीं, वो तो दिन में वर्किंग करता है। थर्ड बात ये है कि जो एक किया जा रहा है कि 200 तक जो है वो बिल्कुल उनको फ्री दिया जा रहा है। तो हमें तो बड़ा, हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं वो उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास उनके रोजगार नहीं है। आप जाए ना मरियम साहबा को कहें कि ये अपने बच्चों के साथ एक दिन AC के बगैर, पंखे के बगैर, लाइट के बगैर 1 घंटा भी गुजारें तो फिर इनको पता चले, एहसास हो कि गरीब आवाम कैसे अपना जिंदगी बसर कर रही है और उनके साथ क्या पेश आ रहा है। शाम को लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। आज अगर आप देखें ना तो किसी शख्स को आप कहें कि हमने एहतजाज करना है, जाना है इस्लामाबाद, तो लोग सबसे पहले कहते हैं जी कि हमें कन्विंस का जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम वहां पर पहुंच सकें। तो इन्होंने मुल्क के अंदर आवाम को इस नैज पर पहुंचा दिया है कि लोग जो हैं 2 वक्त के खाने से बाहर ही नहीं निकलते, वो सोचते रहते हैं सारा दिन कि अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। और यही वजह है कि लोगों के ऊपर ये सारा करके कि आवाज जो है वो दबी रहे, ये लोग भूख में और इस चक्कर में रहे कि इन्होंने अपनी जिंदगी कैसे बसर करनी है, गुजारा कैसे करना है, उससे ये लोग बाहर ही ना निकलें और ये जुल्म जो है ढाए जा रहे हैं और लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। थर्ड बात ये है
کہ جو آج کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کس چیز کا ان کو خوف ہے, کس چیز سے یہ ڈرتے ہیں, کس چیز سے یہ خائف ہیں. اگر انہوں نے چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں ڈالا, تو آپ کھلے عام اجازت دینا. آپ نے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر پنجاب کے اندر بند کر دیا کہ وہاں پر بات نہ کرے, کریٹیسائز کوئی نہ کرے. آپ نے اسلام آباد کے اندر جلسے کی اجازت دے کر اور رات کو ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر اور ایک محلے کے وہ لوگوں سے درخواستیں دلوا کر آپ نے کہا جی کہ بالکل جی بڑے مسائل پیدا ہو گئے, تو لہٰذا یہاں پر بڑے سیکیورٹی تھریٹس ہیں, لہٰذا لوگوں نے ہسپتالوں میں بھی جانا ہوتا ہے, مریض ان کے ہیں, ان کے بزرگ ہیں, بیمار ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں. لاہور میں آپ نے جلسہ کیا تو وہاں پر کوئی مریض نہیں تھے, وہاں پر کوئی لوگ بیمار نہیں تھے, وہاں پر کوئی سیکیورٹی کا تھریٹ نہیں تھا, صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی ان کی چوری کے اوپر بات کرے گا تو یہ امینڈمنٹ لے کر آ جائیں گے کہ الیکشن ٹرائیبیونل جو ہیں وہ ریٹائر ججز ہونے چاہیے. اگر ان کے کوئی ڈاکے کے اوپر بات کرے گا تو یہ اٹھا کر لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے. آج بھی ابھی ہمارے 15 MPAs اس وقت بھی زیر حراست ہیں وہاں سندھ میں, اور پولیس نے ان کو اٹھا کر اپنے فادر اور خواتین وہاں پر گرفتار ہیں. آج گولیاں چلائی گئی ہیں اسلام آباد میں ترنول کے مقام کے اوپر. اور کس چیز کا ان کو خوف ہے؟ پھر آئے نا سامنا کریں. اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں, اگر آپ کے اندر صداقت ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق کے اوپر ہیں, تو پھر سامنا کریں لوگوں کا. لوگ نکلتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ آواز آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سمجھنے سے ہم بھی قاصر ہیں کہ ڈی سی جو ہے وہ پرمیشن دیتا ہے, ایک دم سے کمشنر کو یاد آ جاتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ محرم کے تناظر میں جو ہے وہ یہ پرمٹ نہیں کرتی ہیں, پھر درخواستیں بھی ہیں. بٹ یہ آپ کی بات بجا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کہنا کہ ہم عوام کے لیے نکل رہے ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ کا جلسہ جو تھا اس کا جو ایجنڈا ہے یا جس کے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کے 2 پوائنٹس تھے. ایک تو تحفظ آئین پاکستان, دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی. اس میں مہنگائی تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی. آپ سارے لوگوں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, میرا ویڈیو پیغام بھی رات کو ہے, ہمارے شہرام ترکئی نے, جو شبلی فراز صاحب نے, سب نے اس کے اندر بڑا کلیئر کہا ہے کہ 2 ہی ہیں, عمران خان صاحب کی رہائی اور جو یہ مہنگائی ہوئی ہے, مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے. اور یہ لوگ جو کہتے تھے کہ IMF جو ہے وہ کون ہوتا ہے ہمارے بجٹ کا فیصلہ کرنے والا, آپ یہاں پر ووٹ لیتے ہیں, آپ یہاں پر جناب سارا کچھ کرتے ہیں, اور بجٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ IMF سے لیتے ہیں. آج وہی ایک ڈگی بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ بالکل جی IMF کی شرائط تھیں, اس کی شرائط تھیں, اس کی شرائط تھیں. لیکن یہ تو خیر یہ تو ایک اسکیپ بورڈ بنانا IMF کو میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے. IMF تو نہیں آپ سے کہتا کہ آپ جو ہے وہ اس میں ڈیولپمنٹ فنڈز دیں, بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ جو یہ PSDP اپنا کم کریں, وہ PSDP کم کرنے کے لیے کہتا ہے. اپنی مرضی سے ہم بات مانتے ہیں IMF کی جو ہم نے ماننی ہوتی ہے. نصر اللہ ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. ملک صاحب یہ بتائیں, حکومت اپوزیشن دونوں میرے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی. کیا دونوں کو ادراک ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے اور دونوں جو بات کر رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں؟ حکومت کی دلچسپی اس وقت یہ ہے کہ کیسے اپنے MNAs کو, MPAs کو, بیوروکریٹس کو کس طرح خوش رکھنا ہے, اور اپوزیشن کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی ہم نے کس طرح جو ہے سیٹیں واپس لینی ہے یا ہم نے عمران خان صاحب کو نکالنا ہے. شکریہ ڈاکٹر ماریہ. دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے اس ملک کے اندر کہ جو ہماری آج تک سیاسی حکومتیں رہی ہیں یا جو فوجی حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے سب سے بڑی جو ناکامی ہے وہ ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے. وہ کوئی سیاستدان ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی جو ڈکٹیٹرز گزرے وہ بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے آپ کا ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ بہتر نہیں کیا. اور جب اپنا معاشی نظام آپ بہتر نہیں کر سکے تو یہ آپ ہچکولے کھاتے رہتے ہیں. کبھی آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, کبھی نکل آتے ہیں, کبھی عمران خان صاحب کہتے تھے نہیں جاؤں گا, پھر جانا پڑ گیا. میاں صاحب کہتے ہیں گڈ بائی کہہ دیا تھا, پھر اب جانا پڑ گیا. بڑا بنیادی سا مسئلہ ہے کہ ہماری آمدن ہے فار ایگزامپل 1 روپیہ اور ہمارے خرچے ہیں 3 روپے. آپ کو IMF کے پاس اس لیے جانا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنے خرچے پورے کرنے ہیں, آپ کو جو سود کی ادائیگی ہے وہ کرنی ہے, اور آپ کو اپنا پورا نظام چلانا ہے. اور آج تک ہم ٹیکس ریفارم نہیں کر سکے. آپ دیکھیں ٹریڈرز اس ملک کے اندر, حالانکہ اگر ہم بات کریں تو اس میں غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک بندہ فیصلہ آباد سے اٹھتا ہے, کروڑوں روپے کا خریدتا ہے کپڑا, لاہور کی لا کے اعظم کرات مارکیٹ میں وہ بیچ جاتا ہے, پروفٹ اپنی جیب میں ڈالتا ہے, گھر چلا جاتا ہے, ٹوٹل کیش پے کرتا ہے. وہ 1 روپیہ اس ریاست پاکستان کو ادا نہیں کرتا. یعنی GDP کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹریڈرز ہیں اس قسم کا, ان کے جو ریشو ہے GDP پہ وہ کتنی ہے, اور وہ ٹیکس جو دیتے ہیں وہ کتنا ہے. اب یہ ناکامی کوئی تسلیم کرنے کو, اور ابھی بھی ملک صاحب قطع کلامی کی معافی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, قطع کلامی کی معافی. اور جب یہ بجٹ بن رہا تھا, یہ نئے وزیر خزانہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا, بڑے بلند و بانگ دعوے انہوں نے کیے تھے, جی ٹریڈرز کو ہم لے کر آئیں گے.
30 अप्रैल को वो मुहिम खत्म हो गई और जहां 3.6 मिलियन जो है वो ट्रेडर्स जो हैं वो आपके इस नेट में आने थे या आने चाहिए, उनमें से सिर्फ 44,000 जो हैं वो आए हैं। 36 लाख हैं और सिर्फ 44 लाख आए हैं, 44,000। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। देखिए मसला यही है कि अगर आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते। खान साहब जब आए थे आपको याद होगा, खान साहब ने कहा था मैं 15,000 रुपए इकट्ठे करके दिखाऊंगा, नहीं टैक्स इकट्ठे हो सके। आपको ये बात मान लेनी चाहिए, लेकिन मॉडल वही है सबके। मैं वही कहता हूँ ना कि मसला ये है कि अगर आपके पास आमदन आपकी बढ़ जाए तो आप इन चीजों से निकल सकते हैं, आप सूद देने से बंद हो सकते हैं। IMF आपसे क्या कहता है? IMF आपसे कहता है कि भाई वो इसलिए कहता है टैक्स लगाओ, IMF इसलिए कहता है आपसे कि ये जो सब्सिडी बंद करो कि आपके पास हमें पैसे देने के पैसे नहीं होंगे हमें वापस देने के लिए। और IMF आपसे क्या कहता है? जबरदस्ती तो आपके ऊपर कुछ चीज नाफज नहीं करता। जब आपके पास वापस देने के पैसे नहीं होंगे, अल्टीमेटली महंगाई आएगी, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं पेट्रोल के ऊपर लगाएंगे, कहीं बिजली के ऊपर लगाएंगे, कीमतें बढ़ाएंगे। मलिक साहब, IMF आपको ये तो नहीं कहता कि PHDP आप बढ़ा दें, 24% बढ़ा दें, प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा आप जो है वो बढ़ा दें, प्राइम मिनिस्टर तनख्वाहें आप बढ़ा दें? IMF ये तो नहीं आपसे कहता? IMF ये तो नहीं कहता कि जो मोस्ट जी आज का मसला नहीं है, ये मसला आपके 76 साल हुकूमतों का है। आप देखें हर हुकूमत आई, हर हुकूमत ने दावा किया बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे, फंड्स बलदियाती इदारों के पास होंगे, किसी ने नहीं करवाए सही तरीके से, जिस तरीके से होने चाहिए। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे होते हैं, जब भी हुए वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हुए। फिर कहा गया नहीं जी हम MLA के फंड्स बंद कर देंगे। किसने बंद किया मुझे बताइए? कोई फंड्स बंद नहीं कर सकता। अब भी आप देखिएगा, आपके सामने होगी बात जगहों पे, यानी इवन पंजाब के अंदर जब हुकूमत मुस्लिम लीग PTI की बन गई थी, जो इलेक्शन हारे हुए लोग थे उनको PTI फंड देती थी। इसी तरीके से PMLN अपने हारे लोगों को फंड देती थी कि भाई आप अपने हल्के के अंदर अपने फंड। मुझे याद है जी, चीमा साहब जो हैं, चीमा साहब हार गए थे और उस वक्त इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम सारा रैप अप कर दिया था और चीमा साहब जो हैं वो उनके हेड बना दिए थे। वो सारा कुछ लोकल गवर्नमेंट का निजाम उनको नवाज दिया गया था, ये आप संभालें जी। बिल्कुल, ये असल में मसला तो ये ना, मसला है कि कोई सियासी जमात इसको मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते नहीं जी हमने ठीक किया, दूसरे ने गलत किया। जिस दिन ये सियासी जमातें या सियासी हुक्मरान जो रहे हैं हुकूमतों में, ये बात मान लेंगे कि हमसे ये गलतियां हुई, अब आइंदा नहीं करेंगे, फलां सियासी जमात ने ये गलतियां की, हम वो नहीं दोहराएंगे। लेकिन होता ये है कि इक़्तिदार से बाहर नजरिया कुछ और होता है, इक़्तिदार में आके नजरिया कुछ और होता है। हमें PTI से क्या गिला होता है? PTI के बलदियाती निजाम ही वाहिद हल है मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की का। पंजाब के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आपने बलदियाती इदारे खत्म कर दिए थे, यानी आपने इलेक्शन नहीं होने दिए, आपने जो बलदियाती इदारे मौजूद थे वो ही खत्म कर दिए। ठीक है मलिक साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ब्रेक का जो है वो कहा कि इस बात से मैं आपकी बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि अगर इसको कहा जाए ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाला सीन है कि वही सारे आपके जो हैं वही सारे तरीकाकार, जो भी हुकूमत आती है उसका एक ही तरीकाकार होता है और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट मुख्तलिफ होगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है कि किस तरह स्टेबिलिटी आए, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इसी में एक जो मसला बना हुआ है या कंट्रोवर्सी जो आ रही है वो जो नया ऑपरेशन जो शुरू होना है, जिसको कहा जा रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है, ऑपरेशन जो इस्तेकाम पाकिस्तान जो ऑपरेशन है उसके हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने क्या कहा, जरा पहले वो सुन लेते हैं फिर आगे। इमरान खान का फैसला है, इमरान खान हमारा लीडर है, उसने बोला है कि हम हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह हम हिस्सा लेंगे और उसमें हिस्सा लेके बिना मौके हम बयान करेंगे। अज़्म इस्तेकाम और ऑपरेशन के जो वहाँ पे एपेक्स कमेटी में बात हुई थी वो सिर्फ अज़्म इस्तेकाम की हुई थी, ऑपरेशन का नाम नहीं था। और अगर कहीं पे कोई जरूरत आती है इस तरह की तो उस पे अवाम को एतमाद में लिया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। उज़मा साहिबा, सरप्राइजिंगली एंड आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो बड़ी पॉलिटिकल प्रैग्मेटिक बातें जो हैं, पॉलिटिकली प्रैग्मेटिक अप्रोच उनकी जो है वो नज़र आ रही है। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जी हम इसमें हिस्सा लेंगे, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि आपकी हुकूमत कैसे, ये ऑपरेशन है क्या। अभी तक आपने कोई APC नहीं बुलाई है, अभी तक ये नहीं पता वो APC कब होगी, कैसे होगी, ताकि इसकी जो इसके सारे डायनामिक्स हैं वो डिस्कस किए जा सकें। हुकूमत खुद एक जो है वो कश्मकश का लगता है शिकार है, जिसमें कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, अभाम बढ़ता जा रहा है। नहीं डॉक्टर मारिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत बहुत क्लियर है
ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और उसमें कोई नकल मकानी नहीं होनी है। वो टारगेटेड ऑपरेशन है कि जो बाकियात रह गई हैं हमारी दहशत गर्दी की, उनको किस तरह से आपने ख़त्म करना है। वो हमारी मुल्क के बिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ना जानो माल महफूज है, ना कोई आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जब तक कि आप की स्टेबिलिटी और पीस और एक अमन नहीं होता और लोग सिक्योर और सेफ नहीं फील करते हैं। असल में मेरे ख्याल में गंडापुर साहब की ऑब्जेक्शन, ये अब पहले तो मैं बड़ी खुशाइंद बात है, वो कह रहे हैं कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, ये अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह अनकरीब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की डेट भी आ जाएगी। और हुकूमत ने बिल्कुल विद ओपन आर्म्स वेलकम किया है इनकी सजेशंस को कि इनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट हो तो पार्लियामेंट में डिबेट भी करा ली जाएगी ताकि क्लैरिटी आए, इनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इनके दूर किए जाएं। अगर ये इन कैमरा कोई ब्रीफिंग चाहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से या आपकी बाकी इदारों से, वो भी जो है वो करवा दी जाएगी ताकि सारी कौम एक पेज पे हो। देखिए, हम एक पेज पे होंगे तो अमन इस मुल्क में आएगा, वरना नहीं आ सकता है। और कौम को मिल के ये जो अज़्म इस्तेहकाम है, कौम को मिल के अपने इदारों के साथ और हुकूमत के साथ आगे बढ़ना है इसमें। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में जो वर्ड ऑपरेशन है उसकी गलत इनको मफहूम, जो ज़रबे अज़ब और वो जो पहले ऑपरेशंस हुए थे नॉर्थ वजीरिस्तान में, वो बिल्कुल और तरह की ऑपरेशन थे, ये बिल्कुल फ़र्क है। साथ हुकूमत करती पहले सोचती बाद में, ये सारी बातें जो आप कह रही हैं कि उनको जो है वो ऑन बोर्ड ले लेना, वो उनको अगर एपीसी बुलानी है एपीसी होगी, अगर उनको जो है वो कोई इन कैमरा ब्रीफिंग चाहिए वो होगी, उनकी तजावीज़ जो है उनको ली जाएंगी, उनको पार्लियामेंट में डिबेट करना, क्या बेहतर नहीं होता कि आप ये सारी चीज़ें करके उसके बाद ये अनाउंसमेंट आती कि जी ये अज़्म इस्तेहकाम होगा जो कि IBO बेस्ड ऑपरेशन होगा और इसमें और कुछ नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिकॉज दीज आर योर फ्रंट लाइन प्रोविंसेस जिन्होंने ये करना है। क्या अच्छा होता कि आप ये सारी चीजें करके जो सारी आपने इन्यूमरेट की हैं उसके बाद इस पॉइंट पे आते। अब मसला ये हो रहा है कि अनसर्टेनिटी इतनी क्रिएट हो गई है। जवाब की इजाजत दें डॉक्टर मारिया, जो एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, एपेक्स कमेटी कब वजूद में आई थी? नेशनल एक्शन प्लान 2016 में APC के बाद पास किसने किया था? किसने उसको 2014 का एंड 2015 एक्शन प्लान 2016 में अप्रूव हुआ था, पार्लियामेंट से हुआ था और उसके बाद एपिक्स कमेटी वजूद में आई थी। तो अब अगर एपिक्स कमेटी में सारे चीफ मिनिस्टर सब प्रोविंसेस के बैठे हुए हैं, बशमूल KP के, मैं इसका जवाब दे देती हूँ, जी बोलिए। बशमूल KP के CM के, बशमूल इदारों के जितने सरबराह हैं, एवरीबडी वाज देयर। वहां पे हर चीज जो थी वो क्लैरिटी के साथ बताई गई, कहा गया। वहां पे ये गंडापुर साहब ने ये तक कहा कि तालिबान कोई गुड बैड नहीं होते, तालिबान वो होता है जो कि डेड तालिबान वही सबसे बेहतरीन होता है। तो ये सारी बात करने के बाद इन्होंने जब वो कैदी नंबर 804 ने डंडा दिया तो इन्होंने यू टर्न ले लिया, उससे मामला खराब हुआ। मेरी गुजारिश सुन लें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आप एक तो ये बात कर रही हैं कि उसमें एपेक्स कमेटी में सारे जो हैं वो मौजूद है। गुजारिश, एक तो अता तार साहब ऑलरेडी उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी डायनामिक्स नहीं डिस्कस हुए थे, अलाउ मी टू फिनिश। दूसरा, चीफ मिनिस्टर बिल्कुल बैठे होंगे, क्या ANP की वहाँ पे शमूलियत थी? क्या वहाँ पे PK मैप की शमूलियत थी? क्या जमीयत उलमा इस्लाम क्या आप ये अग्री करती हैं कि जो फ्रंट लाइन सूबे हैं उनमें इन सब पार्टीज की जो वजूद है वो शामिल है? APC आपने बुलाई, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान हुआ, सो ये यू पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट, वो वाला सीन है। नो, देखें आप, एपेक्स कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, एपेक्स कमेटी, और उसमें जिस की शिरकत कॉन्स्टिट्यूशन कहती है वो सारे शामिल थे। उसके बाद उसकी डिसीजंस के बाद APC होती है, उसकी डिसीजन के बाद APC नहीं होती। आपने जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उससे पहले आपने APC की, APC के बाद नेशनल एक्शन प्लान आया, उसके बाद एपेक्स नहीं, तो APC का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, दैट डजंट मीन के सारे सूबे
सूबे कॉन्फ्रेंस। नहीं, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बन गया, नेशनल एक्शन प्लान के बाद एपेक्स कमेटी उसकी वजह से बनी, तो इसका मतलब है कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू APCI, फिर नेशनल एक्शन प्लान आया, अभी जो सारी चीजें तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। बट इट्स अ न्यू ऑपरेशन, यू कांट एक्सपेक्ट कीजिए एक नई चीज शुरू हो रही है उसमें आप ना करेंगे। जो डिसीजन आई है उसके बाद स्टेक होल्डर्स को तो ऑन बोर्ड नहीं लिया ना। नसरुल्लाह साहब, ये मुझे बताइए, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि क्योंकि एपेक्स कमेटी में ये बात हो चुकी थी, जहां बाय द वे ये कहा जा रहा है इसके मोरक्कात डिस्कस नहीं हुए, जिसमें ANP नहीं है, जिसमें स्टेक होल्डर्स JUI नहीं है, जिसमें PK मैप नहीं है, फ्रंट लाइन सूबे की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं है, और आप कहें कि अब हम जाएंगे, अब इसको पार्लियामेंट में भी लेके जाएंगे, इन कैमरा चाहिए, हम सब कुछ कर लेंगे। अब देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत को ये चाहिए था, जो आप दुरुस्त बात कर रही हैं, कि APC में जो पार्टियां इवन पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, उनको बुला के एतमाद में लेना चाहिए था। हुकूमत ने जल्दी की, लेकिन थोड़ा सा एक इबहाम है, जो अभी अली मीन गंडापुर साहब भी कह रहे थे कि एपेक्स कमेटी में जो जिक्र हुआ, किसका जिक्र हुआ जी? अज़्म इस्तेहकाम का। अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन नहीं है, अभी गलतफहमी है शायद लोगों को। ये तसलसल है उन्हीं ऑपरेशन का जो दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान कर रही है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज कर रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई ये नाम देने? तो सर, जब आप नए अनाउंसमेंट करेंगे, एग्जैक्टली जब नई अनाउंसमेंट करेंगे तो उससे तासुर तो यही जाएगा ना। ये तो हुकूमत ने अनसर्टेनिटी खत्म करनी थी। मैं उसमें अर्ज जी कर रहा था, जी मलिक साहब, ये पेश आई कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कुछ इश्यूज पे आज भी रिलेक्टेंट हैं। आप देखें ना, आपने फैसला किया कि ये जो है हम पैगाम पाकिस्तान होगा, उसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ। आपने कहा ये हम नुकात तय कर रहे हैं, इन नुकात के तहत जो है वो सारे सूबाई हुकूमतें पाबंद होंगी, मदारस की रजिस्ट्रेशन करने के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और अपने अपने जो है सूबों के अंदर वो जो उलमा की तकारीर है उनके हवाले से। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सूबाई हुकूमतों ने काम नहीं किया, और बदकिस्मती से मैं आज आपसे ये अर्ज करूं, आज भी हम देखें, हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो वहां बैठ के KPK के अंदर कहते हैं जी वो वीजे के बगैर अफगानिस्तान से लोग आ जाएं। भाई, आपको वीजे के बगैर कुछ जाने नहीं देता, आप उनको बगैर वीजे के आने देने की बातें कर रहे हो। आज भी लोग बैठे हैं जो इस बात को जानते हैं कि रात के वक्त बाहर नहीं निकला जाता डेरा इस्माइल खान में। चीफ मिनिस्टर साहब से कोई पूछे ना, कजूर आपके इलाके से भत्ते लोग लेते हैं, आज भी आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आपके इलाके में लोग अगवा होते हैं, आप क्यों खामोश बैठे हैं? टेररिज्म की जो है वो पिछले सीएम तो कहते थे कि जी हम तो, जो पिछले सीएम थे वो तो कहते थे कि मैं तो खुद तावान जो है वो देता हूँ, वो तो खुद तावान देते थे। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमें वहाँ पे एक हमारी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ होती है, इस्लामाबाद में आके हमारा नजरिया कुछ और हो जाता है। यानी मैं बाज़ दीनी रहनुमाओं से भी कहता हूँ कि उनकी जो है मौक़िफ़ वहाँ जाके कुछ और होता है। फाटा के अंदर, आज़ाद कबायली इलाकों के अंदर जो आप मर जा चुके हैं, वहाँ पे कुछ और मौक़िफ़ रखते हैं, इधर इस्लामाबाद में आते हैं कुछ और मौक़िफ़ रखते हैं। टेररिज्म के खिलाफ एक मलिक साहब, फौजी अफसरान शहीद हो रहे हैं। यकसू होना चाहिए, हमें बिल्कुल इस पे यकसू होना है। लेकिन मलिक साहब, ये यकसुई जो है ना, अगेन क्योंकि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओनस हुकूमत पर होता है, तो ये सारे जो बॉक्सेस हैं इनको अगर चेक करके हम आते तो इतने सेंसिटिव मामले पे ना कंट्रोवर्सी ना बनी होती। जरा मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरा पंचोता साहब की तरफ भी चलूं। पंचोता साहब, एज आई सेड अर्लियर एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, बड़ा अच्छा जो है वो एक रद्द अमल आया है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, पर अभी खदशा ये है कि अभी तो वो बड़ी प्रैग्मेटिक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि खान साहब की तरफ से जब डायरेक्शन कुछ और आए तो वो इस पे यू टर्न ले लें। ये इस पे बड़ा खदशा है कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की नजर ना हो जाए कहीं। नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पर कोई खान साहब की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आए और वो यू टर्न ले लें या कोई इस तरह का मामला हो। देखिए, उन्होंने अपना बड़ा क्लियर मौकफ दिया पहले दिन भी। उन्होंने कहा जी कि वहां पर ऑपरेशन की बात नहीं, और उस बात की तायीद जो है वो PMLN के रहनुमा है तो तारड़ साहब, उन्होंने भी कर दी। उन्होंने कहा जी कि वहां पर ऑपरेशन की बात नहीं। अब ख्वाजा आसिफ साहब उधर फिर ऑपरेशन की बात करते हैं और उनके रहनुमा कर रहे हैं। तो ये इनकी अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर तजाद है, और वो जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी क्लियर करती हैं कि ये वाकई ऑपरेशन जो है, अब उसको पुराना रंग देना या PM ऑफिस एक प्रेस रिलीज जारी कर देना या कोई और इस स्टेटमेंट दे देना, तो वो एक होता है ना कि अपनी जब प्रेशर आया ना तो उसके ऊपर एक नई स्टेटमेंट जारी कर दी कि नहीं ये उसका तसलसल है। बेसिकली मामला क्या है कि आपको आपके सिक्योरिटी वाले तमाम अदारे, जितने भी इदारे हैं, उन तमाम को ये चाहिए कि जहाँ पर इतना बजट जो है, जहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब की भी आप स्टेटमेंट देखेंगे, वो कहते थे कि इतना बजट जाता है, टैंक आते हैं, गोले आते हैं,
जहाज आते हैं, ये आते हैं, तो सिक्योरिटी के इंतजामात बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो सख्त होने चाहिए। जहां पर आप टेररिस्ट कोई भी आता है उसको रोकने के लिए आपकी सिक्योरिटी जो है वो टाइट होनी चाहिए कि वो आए नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ऑपरेशन की बात जैसे आपने कर दी, मतलब उठ के कोई भी खड़ा हो जाता है और कह देता है कि हम अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम ईरान के अंदर करने जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आपको किसी मुल्क के अंदर जाकर अगर ऑपरेशन करना है या आप समझते हैं कि वहां पर कोई टेररिस्ट हैं, तो आपको उस मुल्क के साथ उसको एतमाद में लेना होता है। ये नहीं होता कि आप इधर से गोला मारेंगे और उधर से आप कहेंगे कि नहीं उधर से तो वो फूल फेंकेंगे। तो ये तो जंग वाली बात हुई ना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर भी हमारे अफगानिस्तान के साथ कोई अच्छे मामलात नहीं थे, हुकूमत के साथ कोई अच्छा हमारा नहीं था हालांकि, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने पॉलिसी जो है वो उसके ऊपर जो है उनके साथ अफ़वाम तहीन के साथ मामला आगे बढ़ाया और आपने देखा कि ड्रोन और दहशतगर्दी काफी हद तक जो है वो कंट्रोल होगी और ड्रोन भी रोक गए। इस वक्त भी यही है, यही तरीकाकार है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि वहां पे जो है वो उनकी हुकूमत आ गई और आपकी हुकूमत ने ये किया था कि जी अगर हम रीसेटल कर लें आके लोगों को तो ये बेहतरी आ जाएगी। वो हमें इट्स बाइटिंग अस, यू नो, वी शुड कॉल स्पेड स्पेड। वो इस वक्त हमें बहुत बुरी तरह से जो है इट्स बाइटिंग अस। वही जो इकदाम आपकी तरफ लिए गए थे, आपके दौर में लिए गए थे, उनका रद्द अमल हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। नहीं, रद्द अमल की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप बात लें कि एक मसला जो है वो आप पुरअमन तरीके से हल निकाल कर सकते हैं कि आप बातचीत के साथ मामलात अफ़वाम तफ़हीम के साथ चलाएं और मुल्क के अंदर आपने बेसिकली उस दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है। उसके लिए जो भी आपके किसी के साथ बातचीत होती है और आप उनके साथ एग्रीमेंट हो जाता है या आपकी बातचीत के बाद ये तय हो जाता है कि ये मामला इस हद तक जो है वो किया जाएगा और उसके बाद सुकून माहौल हो जाता है, तो वो बेहतर है। या आप ये समझते हैं कि आप ठुड्डे मारकर अफगानिस्तान को बाहर लेकिन वो नहीं हुआ ना। आपने तो ये आपने जो उनके साथ तय किया था कि तालिबान की हुकूमत आ गई है, समझेंगे कि बिल्कुल ठीक माहौल है। नहीं, गोलाबारी की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तो ये डिसाइड किया था कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन, उन्होंने गारंटी दी थी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, लेकिन क्या आज वो उसको खत्म कर पाए या नहीं कर पाए? ऊपर से हमने रिपेट्रिएशन जो है वो कर दी। आप कुछ कहना चाह रही हैं, मेरा ख्याल है यू वांट टू ऐड समथिंग। बिल्कुल, वो जो 6000 तालिबान थे जिनको पीटीआई की हुकूमत ने आम माफी दे के तो सेटल किया था यहाँ पे आके, उसके बाद ज्यादातर तो मेंबर बन गए थे पीटीआई के, वो उनके वो सियासी कारकुन भी बन गए थे। अब वो सहूलतकारी जो है बहुत सारी जो वहाँ से अफगानिस्तान से जो रीग्रुपिंग होती है वो फिर आते हैं यहाँ पे, उनको सेफ पनाहगाहें मिलती हैं और यहाँ से फिर वो अटैक्स करते हैं और फिर हमारे बहुत सारे जिस तरह आपने देखा है शहीद भी होते हैं, आम सिविलियंस भी और हमारे फौजी भी। तो इसको हमने जो बाकियात रह गई हैं ना, ये इसको खत्म करना है लाजिम। ऑन दैट नोट शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो है वो डिस्कस हो रहा था कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इस वक्त ऑपरेशन में इस्तेकाम के हवाले से जो कन्फ्यूजन आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, उसको किस तरह जो है वो अलीविएट किया जाए। हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ अगेन अभी जो बात हो रही थी मेरी और आपकी, हम बात कर रहे थे कि चाइनीज़ के कहने पे जो है ये, क्योंकि चाइनीज़ के अपने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मौजूद थे और उनके कहने पे हमने ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है। चाइनीज़ ने एक और चीज़ की बात की थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी। वहाँ पे तो हुकूमत जो है वो किसी मूड में नज़र नहीं आ रही। इधर इस वक्त अगर आप देखें, खान साहब भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, हुकूमत इंगेज नहीं करना चाह रही उनको। क्या आपका ख्याल है कि इन्वेस्टर जो बाहर से नहीं आना चाहेगा हमारे मुल्क में, वो ये देखेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर है वो भूख हड़ताल पे जा रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट मैं इस मुल्क में कर दूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योर है? डू यू थिंक ही विल फील सिक्योर? डॉक्टर मारिया, आपने कितनी दफ़ा सुना है इनके मुंह से कि हम इनसे क्या मुज़ाकरात करें, इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास असल जो है इख्तियार है। ये कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि नहीं, वो दे डोंट वांट टू टॉक, वो बिल्कुल बात करना चाहते नहीं हैं। फिर उसके बाद देखें, आपके केसेस अदालत में, हम तो नहीं अदालतों ने फैसला करना है। हम तो एक हुकूमत हैं, हम भी अदालतों की उतनी रिस्पेक्ट करेंगे जितनी आप करेंगे। तो आपका जब केसेस क्लियर हो जाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। हाउ कैन वी, हम ये तो नहीं कर सकते उठा के तो बाहर ले आए। कैसे? आप नए केसेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कहते नहीं कर रहे, कहते हैं अगर ये 12 को रिलीफ मिल जाती है, दैट्स इट। अगर आप पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी पे और
جسے کہتے ہیں نا نیشنل انٹرسٹ کو ہٹ کریں گے، آپ اس کو انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ 12 کا انتظار کیوں کیا کرنے کی باتیں کریں گے، اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی باتیں کریں گے، آپ 1971 کے حوالے دیں گے، اپنے اداروں میں تقسیم کریں گے، تو یہ تو سودا منظور نہیں ہے۔ صاحبہ تو پھر ابھی کر دیں نا، 12 کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ 12 کا انتظار کیوں؟ ابھی کیسز بنائے ہیں آپ کہیں، یہ تو ہو چکا ہے نا سب کچھ، کیسز بنائے، کیس کا پروسیجر ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر فالو ہوگا۔ ایک دیکھیں نا، اپنا قانون راستہ خود نکالتا ہے، اور جو قانون کی جو راستہ نکالے گا یہ 12 کے بعد نکالے گا؟ نہیں، میرے سے ساری آپ بڑا بہتر جانتے ہیں، اور میرا خیال میں جو اس ملک کے اندر جو ظلم و جبر جاری ہے اور جو ساری چیزیں ہیں، آئے روز کیسز بھگتنا کرنا، کوئی کسی کے اوپر قدغن ہے، کوئی صحافی کے اوپر پابندی ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی اٹھا لی جاتا ہے، تو آئے روز میرا خیال میں آپ کے عدالتوں کے ریمارکس بھی اور ساری چیزیں پریکٹیکلی دیکھ کے ہر بندہ ہی یہاں پر جو ہے وہ وکیل ایک اچھا بن چکا ہے۔ سیکنڈ بات یہ رہ گئی کہ جو چائنا نے بات کی اس کے اوپر یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر یہ آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، ان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ یہ آ رہے ہوئے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ادھر سے آپریشن ہو، ادھر سے آپریشن ہو، یہ اس بات کو گھما دیں گے، کیونکہ آئین کو جس طرح توڑا گیا ہے، جس طرح پامالی کی گئی ہے، چاہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہ کروا کے یا اس کے بعد ابھی تک کے جو چھاپے گرفتاریاں، میرے گھر آج پھر ریڈ ہوا ہے پولیس کا، تو یہ آئین کی بالادستی ہو رہی ہے۔ مطلب آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کروا رہے ہیں، ججز کو کے اوپر ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس لیک کر رہے ہیں، ان کو پریشر میں لا رہے ہیں، ان کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ملک کے اندر بالکل جی جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس کے آپ سب سے بڑے جو ہے وہ آپ خود اس کے اندر انوالو ہیں اور خود آپ اس کے بینیفیشری بنے ہوئے ہیں، اور آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے خود ڈاکہ ڈالا ہوا، اور اگر آپ ڈاکے کو کریں گے کہ نہیں ہو تو پھر تو آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ جیسے اب چیف الیکشن کمشنر ہے نا، اگر وہ فیصلہ انصاف کے اوپر مبنی دے دے تو آرٹیکل 6 لگ جائے، تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انصاف جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہو، کیونکہ 8 فروری تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اب دوسری بات یہ رہ گئی، جو اس وقت ماحول ہے ملک کے اندر چل رہا، جو اس وقت ساری یہ صورتحال چل رہی ہے، یا جو یہ سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ سارے ایک ڈرامے ہیں، سارے ایک چونچلے ہیں۔ عوام دیکھ رہی ہے، عوام کے سامنے ہر چیز منظر عام پر ہے، اور افغانستان کا یہ کہہ دینا کہ دیکھیں کہ وہ افغانستان والے لوگ آئے تھے اور جی آپ صاحب، مجھے ذرا ملک صاحب کا بھی بالکل پوائنٹ آف ویو لینا ہے، مجھے بالکل کلوز کرنا ہے۔ ملک صاحب، حکومت کا اگر اس وقت طرز عمل دیکھیں، یو این میں کیا ہوا ہمارے سامنے ہے، کانگریس میں امریکی میں کیا ہوا ہمارے سامنے ہے، حکومت ان کو نہ کو سیریسلی لینے کو تیار تھی، نہ ان کو جواب دینے کو تیار تھی، کتنی دیر جو ہے انتظار ہوتا رہا، نہ فورن آفس نے اس کو کوئی پرسیو کیا۔ چلیں جی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہہ رہے ہیں ہماری خود مختاری پہ جو ہے یہ ایک اس کو ایک جو ضرب ہے ہماری خود مختاری پر، اس کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگین کیونکہ انویسٹر بہت ضروری ہے ہمارے لیے، فورن انویسٹر ضروری ہے، جو فورن انویسٹر دیکھ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں، کون سا انویسٹر آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک سے سیاسی بحران ختم نہیں ہو سکتا موجودہ سیاسی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ آج سیاسی بحران پیدا ہوا ہے؟ 2013 کے انتخابات کے بعد کیا ہوا تھا؟ دھرنے ہوئے، قبریں کھودی گئی، اسلام آباد کو سیز کر دیا گیا، سول نافرمانی کی تحریک کے اعلانات کیے گئے، حتیٰ کہ حکومت میں آنے کے بعد بھی 2018 میں، یعنی حکومت نے خود سیاسی بحران پیدا کیا کہ اپوزیشن سے بات چیت نہیں کریں گے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں نہیں جائیں گے، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ میں آخری 20 سیکنڈ ملک صاحب پلیز کنکلوڈ کیجیے۔ میں بات کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، چھاپے نہیں مارے جانے چاہیے، لیکن کاش رانا ثناء اللہ کی جو روتی بیگم تھی، یہ ان کی بیٹی کے آنسو بھی یہ دیکھ رہے تھے، کاش یہ اس وقت جو حمزہ شہباز کی بہنوں کی جو دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کے، بالکل وشیس سائیکل ہے جو چلتا جا رہا ہے اس ملک میں، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ملک صاحب، آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ، ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، پنجوتا صاحب آپ کا، اور عظمیٰ صاحبہ، تھینک یو فار میکنگ ٹائم فار دس پروگرام۔ ویل سی یو ٹمارو۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔